बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से आज डाला जा रहा है। 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं, 1314 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला बिहार के मतदाता कर रहे हैं। और इस पहले चरण में 3,74,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हीं में से एक ये वीवीआईपी मतदाता। दरअसल ये पीछे से तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहचाना आपने? सम्राट चौधरी ये पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। खुद तारापुर से उम्मीदवार भी है और यहीं तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जिस वक्त पोलिंग बूथ पर जा रहे थे सम्राट चौधरी, उस समय की भी ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वैसे अभी तक एमएलसी थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, उम्मीदवार बनाया तारापुर सीट से। वो तारापुर सीट जिस पर दबदबा जेडीयू का रहा, वो तारापुर सीट जिस पर आज तक कभी बीजेपी जीती नहीं है, कमल कभी खिला नहीं। और बड़ी चुनौती तारापुर में कंधों पर आई है सम्राट चौधरी के, क्या कमल खिला पाएंगे? बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, साथ ही जेडीयू से ये सीट ली है और तारापुर में अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इस बीच दिग्गज जो पहुंचे वोट डालने के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें उम्मीदवार भी कुछ हैं, जैसे विजय सिन्हा, खेसारी लाल यादव उम्मीदवार भी हैं, वोट भी डाला है, नितिन नवीन भी। और वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो वीवीआईपीज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर को आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद, वो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना, स्याही लगी उंगली का निशान, वो दिखाते हुए। और इस बीच देखिए, मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कहा गया है, जरा ये सुनाते हैं आपको। बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनके नजर में होगा। आज बिहार में सब लोग रात अधरात को घूमते हैं, बेटा और बेटी दोनों। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी का आखिर फोटो क्यों हटाया पोस्टर से, और अंत में फिर पिताजी को ऋतुलाल यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए देखा हमने। दुर्दांत अपराधी है। तो ये इन्होंने दिया था कौन सा? चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, डे बाय डे उसमें प्रगति हो रहा है। माहौल देखिए, आज मैं पटना से 1.5 घंटे में बड़हिया पहुंच गया। लालू जी 1.25 घंटे में पहुंच गए। आप हमसे भी पहले पहुंच गए 1.25 घंटा में। सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली है, सामाजिक समरसता है। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा दे दिए। क्या आपको लगता है कि लोग जीतेंगे तो भूरा बाल साफ करेंगे? ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह निशाने पर आरजेडी को लेते हुए। अच्छा, गिरिराज सिंह की तरफ से आज एक और बयान दिया गया, बुर्के वालियों को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी चेकिंग होनी चाहिए। अब गिरिराज सिंह ने ये जो बुर्के वालियों को लेकर बयान दिया ना, इस बयान पर चिराग पासवान से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो चिराग पासवान ने इसे हिंदू मुस्लिम करने की बात कह दी। कह रहे हैं कि यह बिना मतलब हिंदू मुस्लिम करने की बात है, बेवजह हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, ये कहना है चिराग पासवान का। तो क्या मतलब, क्या चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बेवजह चुनाव में हिंदू मुसलमान करा रहे हैं? सुनिए जरा क्या कहा चिराग पासवान ने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का पहन के ना है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है, तो जांच में वो बुर्का नहीं पहनती, हटा लेती है, लेकिन जब वोट देने आ रही है तो बुर्का क्यों पहन रही है? ये सब देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान के। थैंक यू। तो गिरिराज सिंह जो बुर्के की एंट्री करा रहे हैं, उसको बेवजह हिंदू मुसलमान करने वाली विवादित बात चिराग पासवान करार दे रहे हैं। खैर, हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं बिहार के। इस बीच सम्राट चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, वोट डाल दिया है। सम्राट चौधरी ने क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए, तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष, तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं, बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में, तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे।
एनडीए में सीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन सम्राट चौधरी वो बड़े नेता बिहार बीजेपी के जो बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि एक आधिकारिक बयान बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से नहीं आया, इसको लेकर विपक्ष घेराबंदी भी एनडीए का करती रहती है। इस बीच सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे हमारे तमाम सहयोगी। आप देख रहे हैं छपरा में चलूंगी गणेश ठाकुर के पास और जरा गणेश से जान लेते हैं। गणेश, खेसारी लाल यादव को हमने देखा वोट डालने के लिए पहुंच गए थे, इसके अलावा वीवीआईपी छपरा में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और आज क्योंकि मतदाता का दिन है तो मतदाताओं में कैसा उत्साह देख रहे हैं आप छपरा में? गणेश। रोमाना, मतदाताओं में बेहद उत्साह है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन दीपेश से कहूंगा कि क्या तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह सेंटर्स के बाहर बड़ी भीड़ है, लंबी कतारें यहां पर हम देख सकते हैं। खास तौर पर महिला वोटर्स के में एक उत्साह देखने मिल रहा है और 2 पोलिंग बूथ्स यहां पर हैं, एक जहां मैं खड़ा हूं और एक सामने का पोलिंग बूथ जहां पर कुछ देर पहले खेसारी लाल यादव ने मतदान किया, तो वहां पर भी भीड़ है। तो ये भीड़ बहुत कुछ बयां करती है कि बिहार की जनता एक सोच लेकर मतदान केंद्रों पे आई है और उन मुद्दों पर वोट करके एक उज्जवल भविष्य बिहार के लिए अपने लिए चाहते हैं। आप बताइए कौन से मुद्दे लेकर आप यहाँ पर आए, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहते हैं? विकास, कौन सा मुद्दा है? विकास। हाँ बताइए कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बहुत सारा मुद्दा है। इसके पहले मतलब लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया है और पहले के मुकाबले इस बार बहुत बेहतर काम हुआ है। बिजली है, लगभग जैसे हमारे क्षेत्र से जैसे बहुत सारा मुद्दा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ क्लासमेट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो हमारे क्लासमेट थे, जो तैयारी किए हैं, वाकई में परिश्रम किए, उनका जॉब हुआ है। जो लोग नहीं करते हैं उनका नहीं होता है। हालांकि है सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है जिसके वजह से, लेकिन आपको एक विश्वास है कि वो सुधर जाएगा। मैं महिला वोटर्स से बात करने की कोशिश करता हूँ कि महिला वोटर्स काफ़ी साइलेंट रहती हैं और यहाँ पर महिला वोटर्स क्या कहना चाहती हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे पूछते हैं। आप मतदान केंद्र पे आई हैं, कौन सा मुद्दा या क्या विचार लेके आई हैं कि आपके लिए अगर जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा वो व्यक्ति या वो उम्मीदवार आपके लिए क्या करना चाहिए, कौन से विषय पे काम करना चाहिए? महिलाओं को तो एक रोजगार देना चाहिए, सबसे पहले बात उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं बाहर अगर कहीं जॉब करने जा रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। बिल्कुल, तो ये वोटर के मन की बात है जो आज मतदान वाले दिन सुनाई पड़ रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि आज दिन वोटर का है और ऐसे में वोटर के मन की बात और खासतौर से वो मुद्दा जो वोटर को पोलिंग बूथ तक खींच कर लेकर आ रहा है। बख्तियारपुर में बलराम पांडे, वो कौन सा मुद्दा सुनाई दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उसको लेकर के आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ ही देर में यहां जो बूथ संख्या 287 है उस पर पहुंच करके मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद यहां से प्रचार के लिए रवाना होंगे। लेकिन उनके आगमन को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। हालांकि यहां पर अभी कुछ देर पहले तक जो मतदाताओं की भीड़ है वो नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त 1-2 मतदाता ही आपको नजर आएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। तो इसलिए जो मतदाता है वो एक एक करके आप देखिए कि पहुंच रहे हैं मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए हमारी सहयोगी नम्रता दुबे और इस वक्त वो वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी से खास बातचीत कर रही हैं। मामूली सा नौकरी रोजगार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग संकल्पित है कि अपने राज्य में कैसे डेवलपमेंट हो, अपने राज्य का युवा अपने घर परिवार के साथ कैसे रहे। तो ये सब हमारा सोच है, लंबा विजन है। 30-35 साल हमें समाज के बीच में रह के काम करना है, बिहार को बनाना है, बिहार को आगे लेके जाना है। तो ये सब जब अगर सोच हो तो छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है। उनका आपने जिक्र किया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो बुर्का उठा के चेक कर लीजिए, बिहार है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं, देखिए अभी उन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। किसी के माता बहन के साथ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या सही है? क्या उन्हीं के, हमारे हिंदू धर्म में नहीं था घूंघट का चलन नहीं था? हमारे भी परंपरा हिंदू धर्म में घूंघट का चलन था और कोई व्यक्ति आए और किसी माता बहन का घूंघट उठा के देखे तो ये क्या सही है क्या? तो इन लोगों का राजनीति यही है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, समाज में भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज में विनाश लाने वाले व्यक्ति है, इनको इसी में इनकी जीत सुनिश्चित होता है। तो आने वाले समय में इन लोगों को अभी क्या है कि ये लोग नशे में हैं, एक ना एक दिन इनका नशा टूटेगा, इनको समझ में आएगा कि ये देश जो है
किसी का नहीं है। देश में सब लोग मजबूती से परंपरा बनते आया, चलते आया, हजारों साल का इतिहास है और ये चलते रहेगा। जो व्यक्ति आज अब बोल रहे हैं वो कुछ साल में मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी जेनजी का जिक्र किया, अपील की कि वोट करे, तो महागठबंधन की तरफ से भी फोकस है जेनजीज पर, युवाओं पर? नहीं, युवा को तो निश्चित तौर पे, देश के युवा को क्योंकि ये देश जो है युवा का है और युवा को हमेशा अच्छा बुरा सोचना चाहिए और निश्चित तौर पे घर से निकले, वोट करे और उनको मूल्यांकन करे कि जो सरकारें ने पूर्व में हमसे घोषणा किया है क्या वो पूरा किए हैं, कितना पूरा किए हैं। एनडीए की टिप्पणी आ रही कि जेनजी और युवाओं की बात वो कर रहे हैं जो परिवारवाद से आते हैं। देखिए, अभी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, नेता का अगर बेटा नेता बनना तो ये कोई बुरा नहीं है। जो भी लोग अगर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जनता ना डिसीजन लेगा। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बनते हो, उसका एक फॉर्मेट है, वो कलेक्टर बनेंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया। नेता का बेटा नेता बने या ना बने ये जनता को डिसाइड करेंगे। तो मुकेश सहनी को आप सुन रहे हैं। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश, ये मल्हा जाति से आते हैं, करीब 2.8% के आसपास की उनकी आबादी, लेकिन ओवरऑल वो जो ईबीसी, जो नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंधमारी की महागठबंधन की रणनीति के तौर पर देखा गया फैसला। आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक डुबकी लगाई थी तालाब के अंदर और उसने कहा कि वो मछली पकड़ रहे थे, दरअसल जाल फेंका था। हाँ, नहीं, वो जाल फेंका था वोटर को बसाने के लिए और वो वोटर मुकेश सहनी की ही जाती है, निषाद है, मल्ला है, ये लगभग 4.5% के आसपास बैठता है। तो और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था और इसीलिए ईबीसी मैनिफेस्टो पटना में जारी किया है, जिसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों वहाँ मौजूद थे और बेसिकली ईबीसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके कि जेडीयू का वोट हमें काटना है, तभी जाके जो आपने एमवाई की बात की थी उसमें आप देखिए, उसमें पलायन है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें पेपर लीक है जी। तो महागठबंधन का जो टारगेट है वो बिहार के युवा हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे ताकि आप हमारी तरफ आइए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है छोटा सा एक रिएक्शन शुक्ला जी का भी। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन की बात की जाए, तेजस्वी यादव, आरजेडी की बात की जाए, तो करीब 34-35% का इनका वोट शेयर जो है वोट बैंक के तौर पर वो मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन चुनौती बड़ी यही कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए अगर एनडीए को काउंटर करना है, और उसी जुगत में ये तमाम कोशिशें नजर आती हैं, सेंधमारी करना किसी तरीके से एनडीए के वोट बैंक में, खासतौर से ईबीसी में। राकेश जी, देखिए, तेजस्वी जी अकेले पूरा बोझ लिए हुए हैं महागठबंधन का। तेजस्वी जी जिस उम्मीद के साथ थे कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और आपके मुकेश सहनी जी वोट ऐड करेंगे, तो जो आपने आंकड़ा बताया है, यदि उसमें ये 2-2%, 3-3% या 1-2% का भी यदि तीनों दल की तरफ से ऐड हो जाएगा, तो आरजेडी जो पिछली बार 75 सीटों पे थी और महागठबंधन जो अटक गया था थोड़े में, वो महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप मुकेश सहनी को ही देखिए तो मलाह के अलावा केवट और निषाद भी उनको अपना नेता नहीं मानता, उसी में भी विभाजन है। जो ईबीसी की आप बात करें तो ईबीसी में इसी समाज के 3 वोट बटे हुए हैं। अब दूसरा लेफ्ट पार्टी का अपना पॉकेट है जो 4 सीटों पे सिमटा हुआ है, और कांग्रेस जो पूरे बिहार में राज किया करती थी, वो कांग्रेस जो अभी पहले चरण में 13 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसमें बेनीपुर छोड़ के बाकी 12 सीटों पे उसकी हालत खराब है। तो तेजस्वी अकेले कितना जोर मारेंगे और कितना जोर मार के महागठबंधन, बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेघा को भी लेकर आते हैं इस चर्चा के अंदर। मेघा, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो एक कहावत है ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की। मतलब इधर आप कोशिश कर रहे हैं, आपने ईबीसी चेहरे के तौर पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन वहां एनडीए ने तो सीधे एक चिराग पासवान को लेकर अपने गठबंधन के अंदर वोट प्रतिशत का बढ़िया इंतजाम कर लिया बढ़ाने का। बिल्कुल रोमाना, जैसा मैं कह रही थी कि चिराग पासवान का एनडीए अलायंस में इस बार आना ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का असर होता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स हैं और जो ग्राउंड से हम लोगों को समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग को लेकर चिराग पासवान आएंगे, आ चुके हैं एनडीए अलायंस में, और उसका असर आपको कई सीट्स पे दिखेगा। सिर्फ उन पॉकेटों में नहीं जहां चिराग पासवान की पार्टी का वर्चस्व है, लेकिन पूरे बिहार में दिखेगा, क्योंकि अति पिछड़ा, दलित, इन सब के नेता हैं चिराग पासवान। और पिछले 3 सालों में जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है, उसके
उसके बाद चिराग पासवान का एक तरीके से नेता की तरह उदय हुआ है। आप उनकी सभाएं देखिए बिहार में, आप जाके देखिए कितना क्रेज है उनका बिहार में। और एक बात जो मैं चिराग से भी ये कहती हूँ कि सिर्फ अति पिछड़ा दलित के जो वो नेता बनते फिरते हैं, उसके बावजूद भी उनको पसंद किया जा रहा है बिहार के कई अन्य जगहों में, कई अन्य कास्ट और जातियों के द्वारा भी। मुझे तो नारा याद आता है जो चिराग पासवान की तरफ से दिया गया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और एक युवा बिहारी सब पर भारी। इस तरीके की बातें करके वो जो एक बिहार में युवाओं के आइकन के तौर पर चिराग पासवान उभरे, यकीनन वो एक एडवांटेज जो इस वक्त एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दाव महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, युवा चेहरा नीतीश कुमार, उम्र ढलान पर, उसी की काट के तौर पर एनडीए के पास चिराग पासवान भी तो हैं। हम सीधे आपको जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। सिवान से हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, सिवान में यहां कुछ देर पहले हमने देखा था उसामा जो रघुनाथपुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनकी मां हिना शहाब पहुंची थी वोट डालने के लिए। उसामा शहाब को भी यहीं पर वोट डालने के लिए पहुंचा है, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंचेंगे? और यहां जो वोटर्स पहुंच रहे हैं खुलकर कुछ कहने को तैयार हैं या चुपचाप वोट डाल, इस नीति पर वोटर आ रहा है, वोट डाल रहा है और लौट रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि हिना शहाब थोड़ी देर पहले यहाँ वोट कास्ट करके जा चुकी हैं, हालांकि सुबह से ही, क्योंकि ये प्रतापपुर उनका गांव पड़ता है और शाहबुद्दीन के जो बड़े भाई रहे, उनकी मां रही, वो लोग भी थोड़ी देर पहले आए तो उन्होंने वोट कास्ट किया और अपनी अपनी जो बातें हैं वो रखी हैं। उसामा को लेकर के फिलहाल ये चर्चा थी कि वो सुबह में आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसामा नहीं पहुंचे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1 से 2 बजे के बीच तक उसामा आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा, और हमने इस पूरे चुनाव में देखा कि उसामा ने मीडिया को इग्नोर किया है, मीडिया से बातचीत नहीं की, और आज भी उनकी यही कुछ न कुछ हो सकती है स्ट्रेटजी की वो मीडिया के सामने ना पड़े और अपनी, क्योंकि ये चुनाव हमने देखा क्योंकि लगातार उसामा पर जो टारगेट किया गया उस टारगेट का उसामा ने कहीं कोई जवाब नहीं दिया और अपनी चुप्पी से ही अपने वोटरों के बीच में उसामा पहुंचे हैं। उनकी मां ने भी यही बात कही कि वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से ही उनको वोट मिलना है और अपनी बात लोगों के बीच में कह रहे हैं, मीडिया के बीच में फिलहाल वो नहीं आ रहे। तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए सुबह से ही ये भीड़ यहाँ पर दिख रही है, तमाम जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही आ रहे हैं, अलग अलग लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, महिलाओं की, पुरुषों की, सबकी लाइनें लगी हुई हैं। और आपको बता दूं कि एक जो चर्चा यहाँ पर लोगों से हुई और तमाम जो लोगों से हमने बातचीत करी, और लोग इस बात को कह रहे हैं कि देखिए जो भी आए वो विकास करे, और सिवान को लेकर के जब चर्चा होती है और विकास को लेकर के जब चर्चा होती है तो लोगों के मन में शाहबुद्दीन के समय के भी जो काम है वो लोग कहते हैं कि शाहबुद्दीन के समय पे तमाम जो काम है वो हुए थे, और विकास के नाम पर लोग ये भी कह रहे हैं कि शाहबुद्दीन के बेटे जब चुनाव जीतेंगे तो वो संभवतः एक अच्छा विकास कर सकते हैं। लोगों के बीच चलते हैं। चाचा, आप लोग लाइन में खड़े हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहा है सिवान और रघुनाथपुर? विकास के लिए। विकास के लिए। मौजूदा समय में जो लोग हैं उन्होंने विकास किया? नहीं किया। मौजूदा समय में जिन्होंने ना विकास किया, ना कोई नौकरी दिया, नहीं, कुछ नहीं। आप चाहते हैं बदलाव हो और विकास? एकदम बदलाव हो, विकास हो, शिक्षा की पूरा व्यवस्था हो। तो ये तो हुई सिवान की बात। सिवान के लोग विकास, रोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों को रख रहे हैं सामने। पटना आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी अहमद बिलाल, और अहमद बिलाल जो है वो पटना का पॉश इलाका है, वहां एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और यहां जो लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, इनकी प्राथमिकता मुद्दों के तौर पर क्या उभर कर सामने आ रही है बिलाल? बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं पटना के सबसे पॉश इलाके में मौजूद हूं, पटना विमेंस कॉलेज में, और जैसा कि आमतौर पर बाकी जगहों पे देखा जाता है कि पॉश इलाकों में वोटिंग जो है वो चढ़ते हुए सूरज के साथ कम होने लगती है, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटरों का उत्साह जो है वैसे ही सुबह का बना हुआ है। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी मौजूद हैं जो कि पहली बार बिलाल मैं आपके पास आऊंगी, बिलाल मैं आपके पास आऊंगी, मैं जरा सा आपको रोक रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं, बस आ रही हूं। मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये तस्वीर हम क्या दिखा रहे हैं और बात हम क्या कर रहे हैं। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये विश्व विजेता बेटियां हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा, वर्ल्ड कप जीता, मात दक्षिण अफ्रीका की टीम को दिया, और किस तरीके से शेरनियों की तरह भारत की ये बेटियां मैदान पर दहाड़ी हैं और विजय तिलक माथे पर सजाकर देश को गौरवान्वित किया है इन बेटियों ने। इन्हीं विश्व विजेता बेटियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास मुलाकात एबीपी न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। ये पूरा शो मैं आपको दिखाऊंगी सुबह 10 बजे, लेकिन एक बार फिर जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे अब ग्राउंड पर। उससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन बेटियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। ऐतिहासिक जीत की प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बधाई दी है। पूरी मुलाकात की तस्वीर, हर बात जो इस मुलाकात में हुई है, सुबह 10 बजे। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो?
जी उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। आपका ये कैच तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण था? सर बस मैं मन में बोल रही थी, आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई कि आ गई हाथ में मेरे। तो विश्व विजेता बेटियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और ऐतिहासिक जीत की ऐतिहासिक बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंदाज में दी है, कैसे बेटियों का हौसला बढ़ाया है, पूरा शो देखेगा जरूर सुबह 10 बजे। जल्दी से अब बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे। बिलाल, जिनके साथ कुछ युवा वोटर्स मौजूद हैं और किन मुद्दों के साथ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, सेल्फी पॉइंट पर खड़ी हुई है, ये तो लगता है वोट डालने के बाद सेल्फी ले रही है ये वोटर। बिल्कुल रोमाना, देखिए इस पोलिंग बूथ पर जगह जगह सेल्फी बूथ जो है वो ऐसी तरीके से लगाए गए हैं ताकि वोटर्स जो है वो लुभाए जा सके और वोट डालने के बाद वो अपनी फोटो जो है वो ले सके। फर्स्ट टाइम वोटर है हमारे साथ जो कि पहली बार वोट देने के आई हुई है। एक्साइटमेंट थी पहली बार वोट? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पहली बार वोट डालने की। और क्योंकि 18 साल की जब मैं हुई तो मुझे एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मुझे मौका नहीं मिला पहली बार उस टाइम पे वोट डालने का। पर अब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट करके यहाँ पे आ गई हूँ, काम करती हूँ मैं पटना हाई कोर्ट में, तो मैंने पहली बार इस बार वोट डाला है। क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के लिए खास करके? मेरे लिए बिहार का मुद्दा वही है जो पहले भी रहा है कि बिहार को प्रोग्रेस की बहुत ज़रूरत है। प्रोग्रेस के लिए सबसे बेसिक लाइन है एजुकेशन, जो कि हमारी बहुत ही ख़राब है। सरकारी स्कूलों की हालत हम सभी ने देख रखी है। तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, एजुकेशन को प्राइवेट भी हो या सरकारी भी हो, दोनों में अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि जॉब के लिए ज़्यादातर युवा को बिहार छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है। तो अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। थर्डली है कि जो न्यू जनरेशन आपने बोला, जेन जी हमारी जनरेशन जो है वो खुद का काम करने, स्टार्टअप करने, बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रही है और बिहार की युवा भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग डाल रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस पर ध्यान दे और उनको मदद करे फाइनेंशियली भी। या जेन जी की चूंकि आपने भी बात करी, जेन जी कम टर्म जो है वो राहुल गांधी से लेकर के नरेंद्र मोदी ने भी इसके कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मतदान करें। रैलियों और जनसभाओं में भी जेन जी का टर्म जो है वो काफी जो है वो कहा और सुना गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? जेनजी शब्द जो है वो पहले तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि हम शायद से उतने मैच्योर नहीं हैं, हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। पर नेपाल में जब जेनजी लोगों ने सत्ता ही पलट दी तब लोगों को समझ में आया कि जेनजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और पहली बात की एक्शन करने में ज़्यादा बहुत सही वोटर को लेकर आए बिलाल। आप पूरा जेनजी का दबदबा इन्होंने दर्शकों को बता दिया क्या होता है। खैर, मैं जल्दी से स्टूडियो में जो वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का जरा रुख करूंगी। राकेश शुक्ला जी के पास चलते हैं हम। जेनजी, मुझे तो याद आ रहा है कल ही राहुल गांधी की तरफ से वो वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए सारी अपीलें जेनजी से ही की गई थी। शुक्ला जी, वैसे इतने मुद्दे वोटर गिना रहे हैं, कहीं एसआईआर, कहीं वोट चोरी, किसी के वोटर के मन में कम से कम ये बात नहीं है, अभी तक तो यही समझ में आ रहा है। मैं पहले भी बोला था कि जब आप वोटर से बात करेंगे तो डेवलपमेंट की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, लेकिन जैसे ही वो मतदान केंद्र में पहुंचता है तो उसके सामने सिर्फ एक फ्रेम बना हुआ है और वो है जाति का। बिहार और उत्तर प्रदेश का वोटर जाति से बाहर वोटिंग नहीं कर सकता। जेनजी की जो आप बात कर रहे हैं, आज आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो जेनजी तो है, लेकिन वोट डालते समय वो भी जात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो इसलिए वहाँ 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। यदि हम आज की बात ना करें, लालू प्रसाद यादव जी के राज से यदि हम बात करें तो बेरोजगारी वहाँ प्रमुख मुद्दा है, औद्योगिकीकरण का नहीं होना वहाँ प्रमुख मुद्दा है। लेकिन वही जेनजी, हर बार जेनजी तो आता है ना, हर बार युवा तो आता है, लेकिन वो युवा आज तक बदलाव नहीं कर पाया और उसका कारण यही है कि जेनजी तो बनते हैं, युवा तो बनते हैं, लेकिन वोट जाति की जंजीर में जकड़ के देते हैं। आदेश, एक और बात है कि जेनजी जो है ना वो पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं है, उसको पता नहीं है जो जिसको रोजगार चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पेपर लीक की बात हो रही है, हाईएस्ट जो युवाओं की संख्या है वो बिहार में है, ठीक है। अब वहाँ पे हर महीने पेपर लीक की आपको खबर देखने को मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बाद लोगों को चाहिए रोजगार।
पलायन रुके, उनके अपने राज्य में उनको रोजगार मिले और वहीं पे आप इंडस्ट्री लगाएं, डेवलपमेंट करें। लेकिन नीतीश कुमार ने सब सुविधाएं दी हैं पिछले 20 साल में। अब इसके बाद का जो मामला है कि आप पलायन रोक के और रोजगार पैदा करेंगे, ये एक बड़ा इशू है इस चुनाव के अंदर। अब ये तेजस्वी यादव जो बार बार बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम हर घर में सरकारी जॉब देंगे, आप प्राइवेट जॉब ही दे दीजिए, लेकिन दे दीजिए। अब इस बात को बिहार का युवा कितना समझता है, उस तक ये बात कितनी पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार के कैश भेजा है। तो वो सीधे तौर पर आपने जैसे पहले चुनाव में ना पैसे बांटते थे, अब वो नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट खाते में डाल दो। तो अब देखना ये है कि इन सब के बीच में ये मामला कहाँ जाएगा, क्या वो महिलाएं भारी पड़ेंगी या फिर बिल्कुल मेघा को लेकर आता है जरा सा। मेघा, मतलब एक तरफ सिर्फ वादा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव भी वो माई बहन योजना के तहत वो कह तो रहे हैं कि साहब 2,500 हज़ार रुपए देंगे, और देखिए उसके बाद वो सामने आते हैं, कहते हैं मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को ही एक मुश्त 30 हज़ार की रकम जो है आपके खाते में आ जाएगी। तो उससे पहले अगर नीतीश कुमार ने चुनाव में जाने से पहले ही 10-10 हज़ार रुपए पहुंचा दिए तो ये तो लाभार्थी वर्ग बन गया। और लाभार्थी वर्ग के पास एक तरफ बैंक में पैसा आया है और दूसरी तरफ वादा है कि सरकार बनेगी तो बैंक में पैसा आएगा, तो फिर लाभार्थी वर्ग किस तरफ जाएगा? दो चीजें यहाँ पर जो मैं एक सरल तरीके से समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले जेनजी वाली बात, क्योंकि हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर से, जब सर कहते हैं कि युवा भी जाकर कास्ट के ही नाम पर वोट करेगा। मैं कहती हूँ कि ऐसा टू एन एक्सटेंट सच होगा, लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि जो अर्बन पॉकेट्स हैं बिहार में, अर्बन पॉकेट्स में जो युवा है ना, वो विकास के नाम पर वोट दे रहा है। इसकी तो मैं पक्की बात आपको बताती हूँ कि वो युवा की सोच अलग है, वो विकास डेवलपमेंट सोच रहा है। और जो युवा गांव में, देहात में रह रहा है बिहार में, उसके लिए रोजगार मुद्दा है। ये मेन मुद्दा अगर युवा आप अर्बन पॉकेट्स में देखेंगे तो वो विकास है, जो युवा देहात में है उसके लिए बेरोजगार है। ये दो मुद्दे पर वहाँ के युवा दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कास्ट इतना हावी युवाओं पर हो रहा है, मगर जब ये मैं आपको अर्बन पॉकेट्स के युवाओं की बात करती हूँ और वो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, उनकी प्रतिशत इतनी ज्यादा है नहीं कि वो बदलाव ला सके। तो ये मैं समझती हूँ इस तरीके से युवा बिहार का सोच रहा है। दूसरी बात कि आप जब कहती हैं कि लाभार्थी किस तरफ जाएंगे, भाई ये ऑब्वियस है रोमाना, ये ऑब्वियस है। वहाँ की महिलाओं से रुक कर मैंने बात करी है, सड़क पर जहाँ मुझे महिलाओं की ग्रुप दिखती थी, मैं उतर के उनसे बात कर रही थी कि भाई आप बताइए। जवाब क्या आता था कि दीदी हमारे जो अब जैसे जैसे पांच औरतें साथ में चल रही हैं, सास बहू है, ननद है, कुछ ऐसे परिवार के, उसमें ये बात हमें बताई जा रही है कि दीदी हमारे तो मेरे अकाउंट में आ गई है 10 हज़ार, पर मेरी सास के अकाउंट में नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, एक महीना आगे पीछे पैसे तो आ रहे हैं, भाई अकाउंट में आपको पैसे ला के दे दिए गए हैं। बस इतने तक बात सीमित नहीं है। दरअसल ये बात भरोसे की और ये बात विश्वास की बन जाती है, और जब मतदाता वोट डालने के लिए जाता है तो फिर मन में वो विश्वास किसके प्रति, ये एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। तो आखिरकार बड़ा सवाल यही कि इस बार बिहार विश्वास के नाम पर वोट करेगा या फिर बदलाव के नाम पर वोट करेगा। ये तो मतदाता के मन की बात है, जिसके बारे में आपको और मुझे तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। देखिए, बिहार में मतदान के बीच बुर्के को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। बुर्के वाली वोटर्स को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मतदान वाले दिन बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बुर्के की चेकिंग का विरोध संविधान का विरोध है। बुर्के वाली वोटर्स की चेकिंग अच्छे से होनी चाहिए। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग, बोगस वोटिंग होती है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, 121 सीटों पर वोटिंग है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं बिहार में? देखिए, मुद्दा तो हमारा विकास 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 ही होगा। जंगल राज बनाम विकास, यही मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने जो गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को किया है, और मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार ने यहाँ स्पेशली काम किया है, मैं समझता हूँ कि जो लोग नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, खास करके तो मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, आज तक आपके कब्रगाह को किसी नहीं घेरवाया। आपके पूर्वज जानवर और आदमी के पैरों तले कुचले जाते थे, लेकिन
आपके उर्दू शिक्षक को लालू यादव ने लाठियों से पिटवाया था, नीतीश कुमार ने उसको दिया वही जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मिलता था। तो ऐसी स्थिति में ये जो नीतीश कुमार का मुसलमान नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो लोग धर्म को मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि धर्म को मुद्दा मत बनाए। जैसे बुर्का में अगर कोई वोटर आती है, महिलाएं, कभी कभी तो पहले ऐसा होता था पुरुष भी बुर्का में आ जाते थे और बोगस वोट पोलिंग करते थे। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि बुर्का उठवाने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया है, एक व्यवस्था दी है और इस पर किसी को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग होती रही है, आपका ये आरोप है? होती रही है, इसलिए बुर्के की चेकिंग होगी। और कोई इसका विरोध करते हैं तो वो संविधान का विरोध है। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, कह रहे हैं कि बुर्के में जो आ रहा है वोट डालने के लिए चेकिंग होनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं, बिहार में अब तक का मतदान प्रतिशत आ गया है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। सुबह 2 घंटे के मतदान में वोटिंग परसेंटेज 13.13%। ये 2 घंटे की शुरुआती वोटिंग का परसेंटेज सामने आ गया है। बिहार में अभी तक 13.13% मतदान हुआ है शुरुआती 2 घंटे में। और क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, वोट डाल दिया है, सुनते हैं जरा। हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। इसलिए बिहार के लोग लोकतंत्र का पर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। नित्यानंद राय वोट डाल दिया है और सभी खासोआम जो हैं वो वोट डालने के लिए एक एक करके पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कई पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें वोटर्स की देखने के लिए मिल रही है। मतदाताओं में उत्साह जबरदस्त है। शुरुआती 2 घंटे में पोलिंग परसेंटेज बिहार से सामने आया और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 13.13% है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। राकेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। शुरुआती 2 घंटे 13.13% वोटिंग परसेंटेज सामान्य माना जाएगा? मुझे लगता है शुरुआत बहुत अच्छी है। हालांकि 65 से 70% की वोटिंग होती है और शुरू में हमेशा से वोटिंग पैटर्न अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दोपहर के समय पर वोटिंग स्लो होता है और शाम को वोटिंग फिर बढ़ जाती है। तो शुरू में जो रुझान है वो संतोषजनक है और मुझे लगता है कि वोटिंग का जो पैटर्न है, यदि जैसे अभी गर्मी का सीजन है, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए दोपहर में वोटिंग थोड़ा स्लो हो सकती है। और वैसे भी इस बार जो सीटें हैं, जो जिले हैं, वो बहुत ही शहरी वाले इलाके, पटना, वैशाली, नालंदा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर 18 जिलों के अंदर वोटिंग हो रही है। और ऐसे में देखिए सहरसा में अभी तक सबसे ज्यादा 15% के आसपास वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। शुरुआती 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज है। लखीसराय में ये बहुत कम, शुरुआती 2 घंटे में 7% ही वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। मैं सीधे जरा रुक करूंगी, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आदेश हमारे साथ हैं। आदेश, गिरिराज सिंह का जो बयान हमने सुना है और गिरिराज कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार का नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं हो सकता है। बुर्के वालियों की चेकिंग को लेकर गिरिराज का वो बयान और उस पर साथी चिराग पासवान की तरफ से ये कह देना कि हिंदू मुसलमान बेवजह का किया जा रहा है, मतलब चुनाव के आखिरी दौर तक सब अपने अपने हिसाब से वोटर को साधने में जुटे। नहीं, देखिए गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता हैं और अक्सर ऐसे बयान देते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसे बयान देंगे तो हिंदू मुसलमान होगा, इसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा और वोटिंग से ठीक पहले दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो बीजेपी की लाइन को टो नहीं करते। उन्होंने कहा कि आप उनसे सवाल पूछा कि आप क्या कहेंगे वोट चोरी के इशू पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है। तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाइए और वहाँ आपका जो फैसला होगा वो हो जाएगा। दूसरा, जब बुर्के का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, यानी वो एनडीए में रह के भी बीजेपी की लाइन को टो नहीं करते हैं। और गिरिराज सिंह तो अक्सर आपने देखा है कि वो ऐसे बयान हमेशा चुनाव से ठीक पहले या समय समय पर देते रहते हैं ताकि बुर्के की बात आएगी तो हिंदू मुसलमान होगा। लेकिन बिहार बहुत ज़्यादा जातियों में बटा हुआ प्रदेश है, वहाँ जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बल्कि यूपी में आसान होता है, उत्तर प्रदेश में, कि आप हिंदू मुसलमान करें तो आप वहाँ ईजिली हो जाता है, लेकिन बिहार में नहीं हो पाता है। आप देखिए 2020 का चुनाव, तब बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट देश में था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ।
अब जिस हिसाब से जो मेगा की बात बोल रही थी, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की थी, वहाँ पे भी ये लाड़की बहन योजना थी। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, वहाँ पे लाडली बहन योजना थी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे भी मैया बहन योजना थी। तो जहाँ जहाँ सरकारें थी जिन्होंने पैसा दिया उन पे लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने जो पैसा महिलाओं को दिया है उन पे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी का इशू बहुत बड़ा है, जिसको बार बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन लेके चल रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं, बेरोज़गार युवा है, हम रोज़गार देंगे। अब देखना ये है कि ये जो लाभार्थी वर्ग है महिलाओं का, जो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से भी ऊपर है, और एक तरफ बेरोज़गार युवा है, कि इन दोनों में से कौन जीतता है। मेघा, आपका एनालिसिस? और ये जो बात अभी कही है आदेश ने, वो कह रहे हैं कि सब आपको इस बात को समझना होगा कि बिहार के अंदर पोलराइजेशन उस हिसाब से काम नहीं करता है। बिहार जातियों में बटा हुआ है और जाति से आगे बढ़कर वोटर बहुत हद तक वोट नहीं कर पाता। क्या एक वजह इसी को विश्लेषक मानते हैं कि आज तक बिहार हिंदी हार्टलैंड का राज्य है, लेकिन अपने बूते पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार को नहीं दे पाई? पहले तो मैं ऐड करना चाहती हूँ उस बात पर जो आदेश कह रहे थे, चिराग पासवान की जो बात हो रही थी, जो आपने सवाल पूछा रोमाना। चिराग पासवान और उनके पिताजी की भी राजनीति कभी भी उनकी राजनीति ऐसी नहीं रही है जहां वो मुसलमानों के अगेंस्ट में बोले। इनफैक्ट चिराग की जो वोटर बेस है उसमें मुसलमान भी हैं। और आपको मैं अगर पीछे लेकर जाऊं तो आपको याद दिलाऊं, एक ऐसा समय भी आया था बिहार में जब सत्ता की चाबी चिराग पासवान के पिताजी के हाथ में थी और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री ही होगा बिहार में। ये बात मैंने चिराग को इस बार पूछी दो वीक पहले जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने ये बात उनसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछी कि चिराग, आपके पिताजी ने ये शर्त रखी थी, आप इस बार पहली बार अलायंस में हैं, क्या अगर सत्ता की चाबी आपके हाथ में आती है? जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं पवन सिंह। वोट डाल दिया है पवन सिंह ने। वोट विकास के लिए देंगे, विकास हो रहा है और होने वाला है। जंगल राज्य सुशासन क्या लगता है? जंगल राज्य सुशासन क्या लगता है? जंगल राज क्या था जी क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट देगी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी नेता, स्टार प्रचारक बीजेपी के पवन सिंह को आप देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री करवाई गई दोबारा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर पार्टी लाइन से अलग हटकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने काराकाट में पवन सिंह ने ताल ठोक दी थी और नतीजा ये हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के घर पर ही पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री करवाई गई। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मैं आपको आगे सुनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन देखिए, पवन सिंह बीजेपी के सिंबल पर उम्मीदवार अभी तक बन नहीं पा रहे हैं। पवन सिंह इस चुनाव में भी बहुत माना गया कि बीजेपी उम्मीदवार उनको बनाएगी, लेकिन पारिवारिक कलेश इस तरीके का सामने आया कि उनकी पत्नी सामने आ गई और उसके बाद वो परिवार का झगड़ा खुलकर जो मीडिया के सामने आ गया, फिर से कहीं ना कहीं पानी फिर गया हसरतों पर पवन सिंह की कि बीजेपी के निशान पर, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे, ताल ठोके। मेघा, अपने फोल्ड से बीजेपी ने ये भी देखिए, ये सारे मुद्दे तो पिछले कुछ दिनों में चल रहे थे। सम्राट चौधरी जी से जब मैं बात कर रही थी तो उनसे मैंने ये पूछा कि पवन सिंह को आप लोगों ने लाने की कोशिश की, लेकिन जो घर का विवाद उनका सामने आया, उनकी वाइफ ने आकर कैमरास पर बात करी, पुलिस आ गई, पवन सिंह को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उसकी वजह से आप उन्हें टिकट नहीं दे सके। जिस बात को उन्होंने खारिज किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर हमें लड़ाना होता तो हम लड़वा देते। लेकिन उन्हें ये पता है कि पिछली बार पवन सिंह का जो रोल रहा है उससे कम 10 से 12 सीट, एक जो इनका इंटरनल आकलन है, 10 से 12 सीट पर नुकसान हुआ था। जाति, पवन सिंह की जाति की वजह से नुकसान हुआ था, क्योंकि पवन सिंह अलग छिटक गए थे। इसलिए इस बार बीजेपी ने यहाँ पर बहुत सेफ खेला। अगर उन्हें टिकट भी नहीं दी, लेकिन पवन सिंह को अपने फोल्ड में वापस लाया, उनसे बिल्कुल। और पवन सिंह जो है वो पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। पवन सिंह जो है वो पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। मैं आऊंगी, राकेश शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में जल्दी से। इतना कहना चाह रहा हूं कि शाहाबाद क्षेत्र जो है बिहार का, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है। हाँ। और उसी शाहाबाद क्षेत्र में पिछले
4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए पवन सिंह को लाया गया है और वहां का पूरा मैनेजमेंट दिया गया है शाहबाद क्षेत्र का, जिससे राजपूत बोर्ड जो है विभाजित नहीं हो। बिल्कुल। और ये जो 121 सीटें जिस पर वोट डाले जा रहे हैं आज, इनमें भी मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2020 में एनडीए के खाते में 59 सीटें गई थी और 61 महागठबंधन ने जीती थी, और एक वो चिराग पासवान की पार्टी से जो मटिहानी से उम्मीदवार उतरे हुए थे उनके खाते में गई थी। बाद में फिर वो शामिल हो गए थे जेडीयू में। और ऐसे में अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं बख्तियारपुर, जहां पर कुछ ही देर में नीतीश कुमार को पहुंचना है वोट डालने के लिए। बलराम, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर के जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से अलर्ट आपको नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं ये वही आदर्श पोलिंग बूथ है जहां पर नीतीश कुमार अपना मतदान करेंगे। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से आपको चौकन्ने नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अलर्ट जारी हो गया है। किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर के आप देख सकते हैं जो अधिकारियों का काफिला है वो भी धीरे धीरे यहां से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। और इस वक्त जो मतदाता अंदर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो बाकी मतदाता है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर खड़े हुए हैं और इन्हें अभी रोका गया है। एक एक करके यहां से इनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। हर एक किसी की चेकिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, जो एसएसजी के जवान हैं, वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं। तो आप नजर बनाकर रखिए, किसी भी पल नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं। बख्तियारपुर सीट है जहां पर नीतीश कुमार आकर वोट डालेंगे। आप जानते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही इस बार सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल एक ही है जिसका जवाब आज बिहार का वोटर दे रहा है, 25 से 30 क्या एक बार फिर नीतीश ऐसा है या नहीं? इसी सवाल का जवाब ईवीएम में पहले चरण के मतदान में वोटर तय कर रहे हैं। तो बिहार का चुनावी रण जिसमें आज मतदाता प्रण का दिन है, क्योंकि आज पहले चरण के लिए वोट डल रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शुरुआती 2 घंटे मतलब 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आपके सामने है। सबसे ज्यादा अभी तक जो वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक, तो वो सहरसा जिले में हुई है। 15% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। शुरुआती 2 घंटों का आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूं। लखीसराय में जो वोट डालने की रफ्तार है वो बहुत धीमी, बहुत मध्यम है। 7% ही वोटिंग परसेंटेज अभी तक लखीसराय में सामने आ रहा है। नालंदा की अगर बात की जाए तो 12% वोटिंग नालंदा में हो चुकी है शुरुआती 2 घंटे के मतदान के दौरान। और ओवरऑल शुरुआती 2 घंटे में 18 जिलों की 121 सीटों पर 13.13% वोटिंग परसेंटेज अभी तक बिहार में सामने आया है। अगर आप भी बिहार के वोटर हैं, आपके हिस्से में आज वोट डाले जा रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी निभाइए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए।